नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 9वां लेक्चर है और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा और संविधान के निर्माण होने की पूरी प्रक्रिया को। तो ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सीधे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए बहुत ही विस्तार से उन सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए पूरा एक क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, ताकि परीक्षा में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को ठीक ढंग से सॉल्व कर सकें। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये लेक्चर आपको जैसा भी लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो चलिए, इतनी बातों के साथ इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा को और संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो भारत में किस प्रकार से संविधान सभा की मांग धीरे धीरे उठने लगी, उसको सबसे पहले हम समझना चाहेंगे। तो कहा जाता है कि 1895 में एक स्वराज विधेयक, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में तैयार किया गया था, में पहली बार एक दर्शन के रूप में संविधान सभा की मांग की गई थी। हालांकि ये ऑफिशियल मांग नहीं थी, क्योंकि उस समय तक तो ये स्पष्ट नहीं ही था कि भारत स्वतंत्र भी हो जाएगा या फिर इतना जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, आधिकारिक रूप से ये माना जाता है कि 1934 में प्रमुख वामपंथी नेता एमएन राय द्वारा ये राय रखी गई कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, और उसके बाद स्वराज पार्टी ने भी इसी तरह की एक मांग रखी। अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो सबसे प्रमुख पार्टी थी, उसने 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से यह मांग की कि संविधान सभा का गठन किया जाए, और कांग्रेस के ही एक प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार यह स्पष्ट किया कि उस संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा, यानी संविधान सभा जो जिसकी मांग की जा रही है उसका स्वरूप क्या होगा। तो उसका स्वरूप इन्होंने स्पष्ट किया कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जानी चाहिए। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से ही इस संविधान सभा का चुनाव किया जाना चाहिए। जैसे भारत में क्या है, वयस्क मताधिकार है, पहले 21 वर्ष की आयु का जो भी व्यक्ति होगा वो वोट देने का अधिकारी है। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपको बताया कि 1919 के अधिनियम के हिसाब से जो चुनाव होते थे उसमें बहुत कम प्रतिशत लोग भाग लेते थे चुनाव में, 2-2.5% लोग। बहुत सारे बंधन थे, जैसे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हो गए, वो वोटर होते थे। कौन कितना टैक्स दे सकता है उसके हिसाब से वोटर्स चुने जाते थे। कौन कितना पढ़ा लिखा है उसके आधार पर बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बताए थे। बाद में हमने ये देखा था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसने इसको बढ़ा दिया था, तो 2-2.5% की जगह 10% भारतीय वोट देने का अधिकार पा चुके थे 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो जितने वोटर्स मतलब जितने वयस्क थे उसमें से केवल 10% ही वोट देने के अधिकारी थे। यहां क्या बात हो रही है, वयस्क मताधिकार की बात हो रही है, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो रही है। यानी जो भारत में आज है
आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी जमीन है, आप कितने पैसे वाले हैं, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल क्या मतलब है कि आप 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं तो लाइन में लगिए और वोट दीजिए। हमें और कुछ नहीं आपसे पूछना है। पहले 21 था, फिर 18 हो गया, तो कब 18 हुआ ये कमेंट करके बताइए। तो ये मांग रखी गई कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा बनाई जाए। 1938 में ये मांग जो है प्रमुख कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू ने रखी। देखिए, ये जो संविधान सभा हमारी बनी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, उस पे हम आगे अभी आते हैं। तो भारतीय लगातार 1935 के बाद से ही संविधान सभा की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब दिखने लगा था कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, और जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तो एक संविधान की आवश्यकता होगी देश को संचालित करने के लिए, और उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत होगी। और इसलिए 1935 के बाद संविधान सभा बने, इसकी मांग भारतीयों द्वारा लगातार की गई, कांग्रेस द्वारा लगातार की गई। और 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तो भारतीयों की संविधान सभा की मांग को पहली बार ब्रिटिशों ने अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर में अपनी मान्यता दी। तो अभी तक तो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज फंसे और भारतीयों का सहयोग उन्हें आवश्यक हुआ कि नहीं, भारतीयों को दरकिनार करके हम विश्व युद्ध में ठीक प्रकार से नहीं चल पाएंगे, तो पहली बार अगस्त ऑफर के जरिए भारतीयों की इस मांग को मान्यता दी गई। हालांकि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। उसके बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा बनाने की बात को माना। हालांकि क्रिप्स के प्रस्तावों को भी कांग्रेस ने अपनी सहमति नहीं दी, और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव का रिजल्ट आया। तो जिस विंस्टन चर्चिल ने अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाई थी, और वो विंस्टन चर्चिल भारत विरोधी प्रधानमंत्री था, और वो स्पष्ट रूप से कहता था कि मैं रानी का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की रानी का, मैं ब्रिटेन की रानी का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि उनके साम्राज्य को क्षति पहुंचाऊं। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल की जो पार्टी थी वो चुनाव हार गई, विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए, और ब्रिटेन में एक नए दल की सरकार बनी जिसका नाम था लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी के क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम तो यह कराया कि दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के बीच भारत में चुनाव करवाए। तो 1937 में पिछले चुनाव हुए थे, और फिर 1945-46 में दिसंबर और जनवरी के बीच भारत में आम चुनाव कराए गए। आम चुनाव कराए गए प्रांतीय विधानसभाओं के लिए और केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए। ठीक है, तो यह काम किया गया, और इसके बाद जब ये चुनाव हो गए तो फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया, और इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक अंतरिम सरकार भी बनी और संविधान सभा का गठन किया गया। ये सब विस्तार से इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन में तो पूरा ग्रुपिंग थी, बड़ा मतलब उलझा हुआ विषय है, अगर आप उसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं संविधान सभा के
ऊपर। तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो अब कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार यह तय किया गया कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें कुल 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। तो अब ये सदस्य कैसे कैसे होंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसको हम समझें। तो देखिए, ये कहा गया कि 292 जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ाते समय मैंने आपको ये बताया कि कौन से प्रांत थे जहां द्विसदनीय विधायिका थी, कहां पर एक सदनीय विधायिका थी, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो 292 कहां से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और 4 कहां से होंगे, तो देखिए जैसे आज यूनियन टेरिटरी है भारत में, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसी प्रकार से 4 यूनियन टेरिटरी के हिसाब के ही क्षेत्र थे जिन्हें कमिश्नरी प्रोविंस कहा जाता था, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है। तो इन 4 का नाम क्या क्या था, तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो प्रत्येक से एक सदस्य, यानी 292 प्लस 4 यानी कुल 296 सदस्य आने थे। तो जैसा कि पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें मैंने विस्तार से आपको बताया था कि उस समय का भारत असल में 2 भारत था, या फिर यह कहें कि भारत में 2 प्रकार की शासन प्रणाली संचालित थी। एक तो ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला भारत, जहां कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रांत, जिसे कहा जाता था ब्रिटिश भारत। और दूसरा था देसी रियासतों द्वारा संचालित होने वाला भारत। तो कुल 565 देसी रियासतें थी जिन्होंने अपने 3 सब्जेक्ट ब्रिटेन की महारानी को दे दिया था, रक्षा, संचार और विदेश नीति। बाकी मामलों में वो पूरी तरह से स्वायत्त थे, पूरी तरह से उनके पास ताकत थी। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार देसी राज्यों, प्रिंसली स्टेट्स की बात की गई थी कि एक संघ बनाया जाएगा, किसको मिलाकर के, ब्रिटिश भारत को मिलाकर के और रजवाड़ों को मिलाकर के एक भारत संघ बनेगा। लेकिन तभी बनेगा जब आधे से अधिक रजवाड़े ये कहेंगे कि यह संघ बने तो बनेगा। रजवाड़ों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं बनाना है संघ। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो केंद्र वाला हिस्सा था वो कभी नहीं लागू हुआ, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। तो अब फिर से अब बात हो रही है संविधान सभा में देसी रियासतों की भी। तो यहां पर यह कहा गया कि 93 जो सीट होगी ये देसी रियासतों के लिए होगी। तो यह संविधान सभा ब्रिटिश भारत प्लस देसी रियासत से मिलकर के बनेगी। यह केवल ब्रिटिश भारत से मिलकर के नहीं बनेगी, इसमें देसी रियासतों के भी प्रतिनिधि होंगे। तो उनकी संख्या कितनी होगी, तो 93 होगी। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से होंगे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, और 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, यानी कुल संख्या हो गई 389। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब एक चीज को और समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1909 के अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई और बाद में पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी प्रदान किया गया। तो यहां भी ये जो संविधान सभा बनी, इसमें भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा गया सांप्रदायिक आधार पे। और ये जो 296 सदस्यों का डिस्ट्रीब्यूशन था ब्रिटिश प्रांतों के, उसमें से 213 सीटें सामान्य रखी गई, 79 मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई कि यहां से केवल मुसलमान ही आएंगे,
और 4 सिखों के लिए आरक्षित की गई। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था यहां भी जारी थी। सांप्रदायिक आधार पर सीटों को यहां आरक्षित किया गया, यानी संविधान सभा में आरक्षित किया गया। तो इतनी बात समझ में आ गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान में कुल 389 सदस्य, इनका डिस्ट्रीब्यूशन 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हुआ कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय की गई। ठीक है, तो ये कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन होगा। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया। ठीक है, तो ये जो 296 सीटें थी, यहां के लिए तो चुनाव होना था। और चुनाव कौन करता? तो चुनाव प्रांतीय विधान परिषदों को करना था, जो विधान सभाएं स्थापित थी, जिनके चुनाव मैंने आपको बताया कि दिसंबर और जनवरी 1945-46 के बीच हुए थे। उनको प्रतिनिधि भेजना था, ठीक उसी प्रकार से जैसे आज राज्यसभा का चुनाव होता है। हम जानते हैं विधायक मिलकर के राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, ठीक वही प्रणाली उस समय अपनाई गई थी। ठीक है, तो और ये जो 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, इनके साथ क्या करना था? तो इनके साथ ये था कि जिस भी देसी रियासत को जितनी सीट आवंटित की गई थी, जैसे कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, जैसे मैसूर मुझे याद है तो वहां 7 सीटें थी, और जो छोटे छोटे देसी रियासतें थी उनके समूह को बना करके एक सीट दी गई थी। ठीक है, तो वहां पर से देसी रियासतों को जो सीटें दी गई थी संविधान सभा में 93, और फिर हम देखेंगे जब भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो फिर ये 70 हो गई सीटें। तो इन 93 जो देसी रियासतों को सीटें प्रदान की गई थी, वहां के जो राजा थे, जो शासक थे प्रिंसली स्टेट के, उनको नॉमिनेट इनको करना था। तो अगर हम बात करें संविधान सभा की भारत की, तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा भारत की जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी, नामित थी। तो 93 सदस्य इसके जो है सीधे सीधे नॉमिनेटेड होने वाले थे और 296 सदस्य इसके जो है प्रांतों से आने वाले थे। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुए। ठीक है, कुल 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। ठीक है, 93 के लिए तो चुनाव होना नहीं था, उस प्रिंसली स्टेट के शासक को वो अधिकार दिया गया था कि वो भेजे। तो इसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग 73 और 15 अन्य उम्मीदवार निर्वाचित होकर के आए। ये रिजल्ट था। ठीक है, और ये चुनाव किस प्रकार से हुआ? तो ये चुनाव हुआ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार ये हुआ, ठीक उसी प्रकार से जैसे राज्यसभा का चुनाव आज होता है। तो प्रांतीय असेंबलियां भेजती है ना राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक उसी प्रकार से हुआ था। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीधे सीधे जनता ने नहीं किया था। जैसे आप जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें हम वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हम आप नहीं करते हैं, बल्कि जो विधायक जीत करके जाते हैं, जो एमएलए जीत करके जाते हैं, वो जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते थे। तो इसी प्रकार से संविधान सभा में भी संविधान सभा के सदस्य चुन करके गए थे, जनता से इनकी वोटिंग नहीं हुई थी। जबकि कांग्रेस ये बार बार कह रही थी कि हमें एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से ही संविधान सभा चाहिए,
हमें अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा नहीं चाहिए, जनता से चुनी हुई संविधान सभा ही हमें चाहिए। आगे जब हम बात करेंगे कि संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं होती हैं, तो उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है कि असल में जो भारत की संविधान सभा थी वो वास्तव में भारतीय जनता की प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों को भारत के लोगों ने चुन करके नहीं भेजा था। ये तो प्रांतीय असेंबलियों के मेंबर्स ने इनको जो है भेजा था, ये अप्रत्यक्ष रूप से गए थे। हालांकि कांग्रेस ने बहुत प्रयास ये किया कि एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से ही हो, वयस्क मताधिकार के हिसाब से ही सदस्यों का चुनाव किया जाए, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी वो बहुत गड़बड़ होती चली गई। जैसे कि कैबिनेट मिशन प्लान पर पहले तो मुस्लिम लीग ने अपनी सहमति दी और उसके बाद उसने अपनी सहमति को वापस ले लिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मानते, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने जो है, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं, उसका आह्वान किया। कलकत्ता में दंगा शुरू हो गया। इस प्रकार से पूरा भारत सांप्रदायिकता में जकड़ चुका था, बहुत जगह दंगा हो रहे थे, और क्लीमेट एटली ने यह तय कर लिया था कि अब भारत में बहुत ज्यादा दिन तक हमें रुकना नहीं है, मतलब जल्दी से जल्दी जो है भारत से अंग्रेजों को निकलना है। ये कहा गया 60 में कि इतने बड़े देश में वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का चुनाव करने में बहुत अधिक समय लगेगा, और ऐसे में यही ठीक होगा कि अभी चूंकि ताजा ताजा ही चुनाव हुए थे, जैसे आप यहां देखिए जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और जो आम चुनाव हुए थे वो दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 के बीच हुए थे। तो एकदम नई नई चुन करके प्रांतों में सदस्य आए थे, तो उन्हीं के माध्यम से इसमें जो है आ जाए। हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्रांतों की असेंबलियों में सदस्य चुनकर के आए थे, प्रांतों के विधानमंडलों में जो सदस्य चुनकर के आए थे, वो केवल 10% वोटिंग पर ही आए थे, क्योंकि मताधिकार, वोट देने का जो राइट्स था वो लगभग 10% लोगों के पास ही था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। इसको हमने डिटेल में समझाया ही है, तो यह ध्यान रखिएगा कि अप्रत्यक्ष तो था ही, लेकिन उन विधानमंडलों के सदस्यों को भी जिन लोगों ने चुना था उनका जो प्रतिशत था वो 10% ही था, यानी वो भी पूर्णतया जो है जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। तो इन सब चीजों को समझ लीजिए। अभी आलोचना पर आएंगे तो इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारी आलोचनाएं हैं संविधान सभा की, सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों के शासकों द्वारा चुनाव क्या इन्हें मनोनीत किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा। तो पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? 207 सदस्य उपस्थित थे। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि इसका विरोध देशी रियासतों ने किया, तो देशी रियासतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वो तो लगभग अगस्त 1947 तक देशी रियासतें आ गई संविधान सभा में, लेकिन उससे पहले तक नहीं, ठीक है। और हैदराबाद तो कभी भी संविधान सभा में, हैदराबाद जो रियासत थी वो कभी भी संविधान सभा में उसने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अधिकांश देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में आ गए भारत के आजाद होते होते तक, ठीक है। तो कुल 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया,
क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि न हमें कैबिनेट मिशन प्लान चाहिए, न तो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा सुझाए गए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी टाइप की कोई व्यवस्था चाहिए। हमें केवल और केवल एक चीज चाहिए और वो है भारत से पृथक एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान। तो इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो पाकिस्तान की अपनी मांग पर कायम मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो कुल 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। अभी एक बार पूरा आप ठीक से सुन लीजिए, फिर कैसे प्रश्न बनते हैं उस पे भी हम आएंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर बात करेंगे, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में, ये फ्रांस की परंपरा कहते हैं कि सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको जो है अध्यक्ष चुन लिया गया पहली बैठक में। तो उनका नाम क्या था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे। तो इस वजह से तो 11 दिसंबर 1946 को फाइनली संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया और डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे जिनके नाम थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया आपको। अब एक महत्वपूर्ण नाम को और जान लीजिए, सर वेनेगल नरसिंह राव या राव, दोनों लिखते हैं, या तो राव या राव। तो BN राव ये कौन थे, तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, लेकिन संवैधानिक सलाहकार ये बनाए गए संविधान सभा के। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के ये एक हिस्सा थे, बाद में रिटायर हुए तो जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट, जहां के शासक आजादी के समय हरि सिंह थे, तो उस स्टेट के ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, यानी प्रधानमंत्री रहे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में भी ये जो है जज रहे। तो बहुत बड़े जो है विधि के ज्ञाता ये रहे और इनके बारे में पता नहीं क्यों बहुत अधिक नहीं बताया जाता है, जबकि जो भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट था, 60 देशों के संविधान का जो अध्ययन करके पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो BN राव ने ही तैयार किया था। कई देशों की इन्होंने यात्रा की थी, अमेरिका के कई जजेस से इन्होंने बात किया था। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो एक विषय इससे जुड़ा हुआ वहां भी आपको जानने को मिलेगा। तो पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया था और इसी जो है प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। तो ये है आपके सामने, हमने कहा कि कम से कम आप इनके चित्र को देख लें। अब जितने बड़े नाम हैं उनको सब आप लोग पहचानते ही हैं, लेकिन ये थोड़े छूट गए हैं। जितना इन्होंने कार्य किया उतना क्रेडिट इनको नहीं मिल पाया। तो ये है BN राव, एक भारत ने जो है डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया था, तो वही चित्र हमने यहां से लिया है। अभी इनकी बात और हम करेंगे कि कैसे कैसे भारतीय संविधान चरणबद्ध तरीके से बना है, तो उस पे जब हम आएंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक फैक्ट मैंने आपको यहां पे दे दिया है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी। अब ये देखें तो संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसको आइए समझ लें, क्योंकि उसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना निकली है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
और इसके माध्यम से, इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया तथा संविधान सभा की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को स्पष्ट किया गया कि संविधान सभा की क्या क्या आकांक्षाएं हैं और किन मूल्यों पर संविधान सभा कार्य करेगी, वो सब इसमें यानी उद्देश्य प्रस्ताव में जो है बताया गया। इस प्रस्ताव में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का विचार समाहित था। तो ये जो प्रस्ताव था ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो यहां ध्यान दीजिए, हमने ये क्या कहा कि 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन हमने यहां क्या लिखा है कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इतना देर क्यों हुआ? इसके पीछे यह कारण था कि अभी भी संविधान सभा ये इंतजार कर रही थी कि अगर मुस्लिम लीग संविधान सभा में आ जाए, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग ने जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें भी हिस्सेदारी नहीं किया, लेकिन बाद में यह कहा कि हम अंतरिम सरकार का एक हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे आगे पीछे मुस्लिम लीग करती रही। तो यह हुआ कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य आ जाएंगे तो इसे पारित किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, तो फाइनली 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। बड़े विस्तार से संविधान की प्रस्तावना को आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हमने की उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। आइए आगे बढ़े। तो अब यहां देखिए, संविधान सभा के वाचन की बात हो गई। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो सबसे पहले तो कुछ प्रश्नों को जो केंद्रीय विधान सभा थी और जो राज्यों की विधान सभाएं थी, विधानमंडल थे, उनके सदस्यों को प्रश्नों का एक जो है भेजा गया और साथ ही साथ संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से 60 देशों के संविधान के जो मुख्य प्रावधान थे उनको सौंपा गया। BN राव, जिनकी बात अभी हमने की, उनको इस काम पे लगाया गया कि आप जो है पूरा रिसर्च का काम करिए। उन्होंने फाइनली जो है तो 17 मार्च 1947 को ये संविधान सभा के सदस्यों को वो पूर्व दृष्टांत दिया गया जिसमें 60 देशों के संविधानों के मुख्य जो प्रावधान थे वो दिए गए थे। अक्टूबर 1947 को BN राव ने एक प्रारूप तैयार किया संविधान का। अक्टूबर 1947 में एक प्रारूप BN राव ने तैयार किया संविधान का, जिसमें कि कुल 13 अनुसूचियां थी और 243 अनुच्छेद थे। तो 13 अनुसूचियां थी और 243 अनुच्छेद थे। तो जैसे ही BN राव को यह कार्य दिया गया कि भैया आप जो है एक प्रारूप संविधान बनाइए, उसी के साथ जो है अगस्त 1947 में स्पेसिफिक बात करें तो 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति बनाई गई। BN राव जो संविधान का प्रारूप देंगे, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति बनी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने किया। आइए पहले प्रारूप समिति की ही बात कर लें और उसके बाद जो है हम फिर इस विषय पे आए। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ये जो थी,
इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। सदस्य इसके थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के. एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधव राव। हालांकि पहले कौन थे? बी.एल. मित्र थे। पहले कौन थे इसके मेंबर? मूल सदस्य कौन थे? बी.एल. मित्र थे। लेकिन बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह एन. माधव राव आ गए। और पहले डी.पी. खेतान इसके सदस्य थे, लेकिन 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, तो टी.टी. कृष्णमाचारी इसके सदस्य बनाए गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सदस्यीय ये प्रारूप समिति थी और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो बी.एन. राव द्वारा जो संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो पहला प्रारूप तैयार किया गया, उस पे चर्चा विचार विमर्श करने के लिए ये प्रारूप समिति बनी और 21 फरवरी 1948 को फाइनली प्रारूप समिति ने, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, ने संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। तो अब ये दूसरा प्रारूप हो गया। ठीक है, उस पर विचार विमर्श करके दूसरा प्रारूप संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया 21 फरवरी 1948 को। और ये जो दूसरा प्रारूप संविधान सभा को प्रस्तुत किया गया, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन जैसे ही संविधान सभा में आया, बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी आलोचनाएं इस ड्राफ्ट की गई, इस प्रारूप का किया गया और दोबारा से जो है, जो प्रारूप समिति थी उसे संविधान जो है बहुत सारे सुझाव, आलोचना, टिप्पणियों के साथ लौटा दिया गया। तो फाइनली अक्टूबर 1948 में संविधान का प्रारूप संविधान सभा को दे दिया गया और अब संविधान सभा में संविधान को रख करके जो प्रारूप था उसका, उस पे अब विचार विमर्श शुरू हुआ, जिसे हम वाचन के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम उसे कहते हैं वाचन। यानी अब संविधान पढ़ा जा रहा है, जो उसका मसौदा तैयार हो गया है वो पढ़ा जा रहा है, सदस्य उस पर चर्चा कर रहे हैं, संशोधन के प्रस्ताव डाल रहे हैं, इस प्रकार से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम देखें तो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। तो देखिए, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि पहले तो संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव, उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके और जो प्रश्न भेजे गए थे उसके जो जवाब आए, जो प्रांतीय विधानमंडलों से, उसके बाद सदस्यों के जो सुझाव आए, उन सब चीजों को मिलाकर के उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया। पहला, उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए एक प्रारूप समिति बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। उस प्रारूप समिति ने काफी विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को एक जो है प्रारूप प्रस्तुत किया। उस प्रारूप पर बहुत सारी टिप्पणियां, आलोचनाएं वगैरह हुई, तो वो फिर से जो है प्रारूप समिति के पास चला गया और फाइनली 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को सौंपा। ठीक है, तो अब उस पर जो है चर्चा, विचार विमर्श संविधान सभा में शुरू हुई, जिसे कि हम वाचन के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन, और कुल मिला के कहें तो सबसे बड़ा वाचन इसी समय हुआ, यानी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो है, और करीब 7000 से अधिक संशोधन भी जो है प्रस्तावित किए गए इसमें। तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक ये जो है चला और संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ
और 26 नवंबर 1949 तक ये चला। तृतीय वाचन के दौरान ही डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये एक प्रस्ताव 26 नवंबर को पारित किया गया और इस समय संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, जिनमें की कुल 8 महिलाएं शामिल थी। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। 8 ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए संविधान पर। तो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा किया गया और संविधान निर्माण का यह कार्य 11 अधिवेशनों यानी सत्रों में किया गया। अभी उसको भी हम देखते हैं, यहां देख लें। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब तो इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ ली। अब जो है एक महत्वपूर्ण विषय हम और समझना चाहेंगे। ठीक है, तो आइए उसको पहले हम जो है देख लें। देखिए, संविधान सभा के कार्यों को हम 3 चरण में बांट सकते हैं। पहला तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा बनी अविभाजित भारत के लिए, उस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज्य था और उन्हीं के अनुसार जो है ये संविधान सभा गठित की गई। लेकिन इसी बीच में यानी संविधान सभा के कार्य करने के बीच में ही भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुसार संविधान बनाने को बाध्य थी, अब 15 अगस्त 1947 के बाद एक संप्रभु निकाय बन गई, एक सोवरेन बॉडी बन गई, यानी कि जिस पर कोई भी ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था। तो इस हिसाब से 3 चरण में हम देखते हैं। आइए देखें। तो पहला चरण 9 दिसंबर इसकी पहली बैठक से लेकर 14 अगस्त 1947, तो संविधान सभा ने इस दौरान कार्य अपना प्रारंभ किया। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इनको संविधान बनाना था और इसी प्रथम चरण में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दूसरे चरण की बात करें, जिसे हम 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक मानते हैं, तो इस चरण में क्या हुआ? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ? तो संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। अब इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था। ये कोई भी निर्णय ले सकती थी। ब्रिटिश सरकार से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था। हालांकि एक आलोचना यह भी है संविधान सभा की कि संविधान सभा तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बनाई गई थी, तो उसका भी हम जवाब देखेंगे। ठीक है, तो संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया। संविधान सभा के हिस्से अब 2 कार्य आ गए। तो यहां भी एक महत्वपूर्ण विषय समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ही संविधान सभा का गठन किया गया, वैसे ही केंद्र में अब एक अंतरिम सरकार जो है बनाई गई भारत में। ठीक है, जो महत्वपूर्ण विषय थे रक्षा वगैरह वो ब्रिटिश नियंत्रण में रहा, बाकी विषय जो है भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है, नेहरू उस अंतरिम सरकार के मुखिया थे, नेता थे। ठीक है, उसी प्रकार से जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो अब यह हुआ कि भारत में लेजिस्लेशन कैसे होगा, कानून वगैरह, आम कानून वगैरह कैसे बनेंगे। तो ये जो संविधान सभा थी यही एक विधायिका भी बन गई। तो संविधान सभा ही संसद भी बन गई। तो संविधान सभा को 2 काम करने थे 15 अगस्त 1947 के बाद।
पहला तो ये संविधान सभा के रूप में इसे कार्य करना था और भारत के लिए एक संविधान बनाना था, और दूसरा कार्य इसे करना था एक विधायिका के रूप में, लेजिस्लेचर के रूप में, और भारत के लिए आम कानून लागू करने थे। तो संविधान सभा दो रूपों में थी, एक संविधान सभा के रूप में भारत का संविधान बनाने के लिए, और दूसरी संसद के रूप में आम कानूनों को बनाने लागू करने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग इनकी बैठकें होती थी। तो जब संविधान सभा, ध्यान से सुनिएगा, जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि वही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन जब यही संविधान सभा एक विधायिका के रूप में बैठती थी, संसद के रूप में बैठती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते थे। ये सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। तो जीवी मालवंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। एक बार पढ़ देता हूं। जब सभा की बैठक यानी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मालवंकर करते। तो ये दोनों रोल संविधान सभा को निभाने थे। ठीक है, तीसरे चरण की हम बात करें तो 27 नवंबर 1949 से अप्रैल 1952 तक हम तीसरा चरण मानते हैं। तो इस चरण में संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो जब भारत में आम चुनाव हो गए, नई संसद बन गई, तब उसके बाद संविधान सभा का कार्य खत्म हुआ। तो अप्रैल 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो ये आपको समझ में आ गया। संविधान सभा के 3 चरणों को हमने देख लिया। अब आइए वापस। तो देखिए, संविधान को बनाना बड़ा कठिन कार्य था और इसलिए संविधान के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए संविधान सभा ने यह किया कि कई समितियां बनाई। तो 8 तो बड़ी समितियां थी और अनेक छोटी समितियां थी। तो इन समितियों के माध्यम से जो है संविधान सभा के कार्यों को जो है आसानी से किया गया संविधान बनाने के। तो इससे परीक्षा में बहुत जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनको हमने यहां पे लिखा है, एक बार आइए देख लिया जाए। तो संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। परामर्श समिति, तो ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति आदि इन सबको मिला के उस तरीके से परामर्श समिति, इसको 60 में एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और ये दोनों उप समितियां हैं, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको याद करने के लिए पहले तो जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे वो लिख लीजिए एक तरफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे वो लिख लीजिए। इस प्रकार से कर लीजिए। जो छोटी समितियां हैं उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो बड़ी समितियों की हमने बात की। अब जो है इसके बाद प्रारूप समिति की भी बात हमने अलग से कर ली। संविधान का किस प्रकार से वाचन किया गया उसको जो है हमने देखा। ठीक है, अब हम फिर से जो है यहां पे लौट करके आते हैं। तो संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान के 15 अनुच्छेदों को
संविधान के 15 अनुच्छेदों को, कुछ जगह 16 अनुच्छेद भी लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 393 के बाद वो 394 को भी मानते हैं। तो इसमें हमें पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इतना तो जो है तुरंत ही लागू हो गए 15 अनुच्छेद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आप ये बताइए कि संविधान को जब वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार ही हो गया था और 15 अनुच्छेद लागू भी हो गए थे, तो क्यों नहीं पूरे संविधान को लागू किया गया? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जब कमेंट करिए तो इस बात को सोच करके भी कमेंट किया करिए। जो भी मैं प्रश्न पूछता हूं कि कुछ लोग होंगे जिन्हें इनका उत्तर नहीं पता होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में जा करके आपके उत्तर को पढ़ करके चीजों को समझ सके। तो इसलिए बहुत ही स्पष्ट अपना उत्तर रखा करिए, विस्तार से अगर उत्तर लिखे तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं लागू किया कर दिया गया, इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार यानी अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। तो ये इसकी तिथि है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक या पिता की संज्ञा दी जाती है। हालांकि मनु के नाम पे अभी भारत में बहुत विवाद है, लेकिन इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। मनु स्मृति वाले मनु। ठीक है, तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। यह सब संविधान सभा द्वारा किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है को स्वीकृत किया गया, और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये परीक्षाओं के लिए बेहद अनिवार्य है। तो पहला तो ये कि संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था। तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। ठीक है, HVR अयंगकर संविधान सभा के सचिव थे। LN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन थे, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर ये थे, यानी इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा। तो थोड़ा इनको देख लीजिए, इन्होंने ही अपने हाथ से ये लिखा है। तो जो हमारा मूल संविधान है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, उस संविधान को हाथ से लिखा गया है। वो नीम वाली जो पेन आती थी ना, 304 नंबर की नीम की पेन का प्रयोग जो है करके लिखा गया है, और इटालियन शैली में लिखा गया। तो ये भारतीय संविधान के मूल जो संस्करण है उसका यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। ये अगर आप देखें तो जो लेखन की इटालियन सब शैली होती है, उस शैली में जो है इसको भारतीय संविधान को लिखा है। यही है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो प्रेम बिहारी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पर जो है संविधान को जो है इन्होंने, अब इनके बारे में एक किस्सा है। ठीक है, कि इनसे कहा गया कि भाई आपको संविधान लिखना है, तो इन्होंने एक शर्त रखी कि देखिए हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, संविधान हम भारत का लिखेंगे तो हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त यह है कि हम हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पे अपना नाम भी लिखेंगे और अपने दादा का नाम भी लिखेंगे। तो ये हुआ कि ठीक है भैया, आपको इजाजत जो है दी जाती है, आप लिखिए। तो यही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसको लिख रहे हैं,
और जो है यहां पर लिखा हुआ है, इटालियन शैली में लिखा गया है। और यहां पर आप देखें तो देख रहे हैं मूल संविधान में कितने बड़े बड़े पेजेस हैं। ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति दिखा रहा है। और ये जिस प्रकार के पेपर से लिखा गया है उस पेपर की आयु 1000 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये आप जो है यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हम फिर जो है वापस आते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो संविधान के जो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट, तो जैसे ऐसे लिखा गया संविधान, जैसे एक और तो नहीं है लेकिन नेट पर आप देखेंगे, बाद में हम प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो हम उस चित्र को लेकर के भी आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि किनारे किनारे जो है बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, जैसे भगवान राम का दरबार भी बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे चित्र बना करके और ऐसे लिखा गया। तो भारत का जो संविधान है उस पर बहुत सारे चित्र भी बनाए गए हैं। तो बड़ा उसे सजा करके बनाया गया है, बीच बीच में लिखा गया है, कहीं कहीं किनारे किनारे चित्र बनाया गया, कहीं पर आधे पेज में चित्र है और उसके बाद फिर लिखा गया। तो बड़ा सुंदर तरीके से जो है वो बनाया गया। तो ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे और संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य शांति निकेतन के जो है छात्रों ने किया, जिनमें जो है नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख नाम थे। अगर आप देखेंगे प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो मूल संस्करण है, तो उसमें आपको बिहुअर राम मनोहर सिन्हा के हस्ताक्षर मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तो हर पेज पे अपना हस्ताक्षर किया ही है। तो संविधान की मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा द्वारा सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया था। तो ये संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए अब आगे बढ़े उससे पहले एक क्विक रिवीजन हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसका हम करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा जल्दी चलो भाई, शुरू से शुरू करते हैं। और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब चीजों को जो है हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हमने बात की कि भारत में सर्वप्रथम एमएन राय ने संविधान सभा बने ऐसी मांग रखी। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देख लें तो याद रखें। आधिकारिक रूप से प्रमुख वामपंथी नेता एमएन राय ने 1934 में संविधान सभा बने ऐसी मांग रखी। 1934 में इसी प्रकार की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा भी की गई। 1935 में, ध्यान दीजिए एक एक चीजों को, 1935 में पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। हालांकि कांग्रेस के प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने 1922 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही बनेगा। लेकिन आधिकारिक जो मांग कांग्रेस की आई वो आई 1935 में। ठीक है, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार पर चुन करके आएगी, लेकिन भारत की संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर चुन करके नहीं आई थी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहली बार कब अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को माना, तो उसका आप उत्तर देंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के इस मांग को माना कि उन्हें एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन करने का जो है अवसर दिया जाएगा। बाद में 1942 में आए क्रिप्स मिशन में भी इसी बात को दोहराया गया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत के संविधान का गठन किया गया।
और इसमें कुल जो है 389 सदस्यों का मामला रखा गया कि कुल 389 सदस्य रहेंगे, जिसमें से कि 296 ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से मिला के थे, 93 देसी रियासतों से चुन करके आए थे, और इस प्रकार से ये 389 होते थे। बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो सदस्य संख्या कम हो गई, तो कुल 299 सदस्य ही रह गए, जिसमें से कि 229 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से, हालांकि उसी समय के हिसाब से, आजादी से पहले के हिसाब से ही बता रहा हूं, और जो है 70 सीटें देसी रियासतों को। तो पहले 93 देसी रियासतों को थी, आजादी के बाद 70 सीटें होगी उनके लिए, और ये 296 से घट करके 229 हो गया। ठीक है, तो मूल संविधान में हमने देखा कि सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन किया गया था। 213 सामान्य सीटें थी और 79 मुस्लिम और 4 सिख के लिए हुआ था। तो प्रांतों को से जो प्रतिनिधि गए उनका क्या मामला था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। तो अगर पूछे तो कितना क्या आधार बनाया गया था, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आप बताएंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में गया था। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। जब 15 अगस्त 1947 के बाद देश आजाद हो गया, भारत का विभाजन हो गया, तो सदस्य संख्या 299 हो गई। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था ये आपने देख लिया। तो कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो 208 जीती। मुस्लिम लीग कितनी जीती, तो 73 जीती। अन्य उम्मीदवारों ने कितना जीता, तो 15 उम्मीदवारों ने अन्य उम्मीदवार निर्वाचित हुए। किस प्रकार से जो है इन सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो वो जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुआ था, और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का क्या मामला था, तो इनको जो है संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करके भेजना था। तो संविधान सभा क्या चुनी हुई थी, एक निकाय थी, तो नहीं, संविधान सभा पूर्ण रूपेण चुने हुआ निकाय नहीं थी। इसमें दोनों तरह के सदस्य थे, एक तो ब्रिटिश प्रांतों से थे जो कि चुने हुए थे, और दूसरे जो देसी रियासतों से थे वो मनोनीत थे। तो ठीक है, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से मनोनीत संविधान सभा थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने क्या पहली बैठक में भाग लिया या नहीं लिया, तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इसमें भाग नहीं लिया। आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अध्यक्ष चुना गया, तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया। संविधान सभा में कुल कितने उपाध्यक्ष थे, तो 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, सर बेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव के साथ हुई, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। इतना डिले क्यों किया गया, तो इतना डिले इसलिए हुआ कि भैया ये उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे तो हम इसको जो है पारित कर देंगे। ये सारी बातें, और हमने देखा कि किस प्रकार से संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया। तो कुल 3 वाचन संविधान का किया गया, और जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है पारित कर दिया गया, और इस पे 8 महिलाओं ने अपने हस्ताक्षर संविधान पर किए। संविधान जो मूल संविधान था उसमें जो है कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब तो बढ़ के बहुत हो गया। संविधान के 15 अनुच्छेदों को
कुछ लोगों का कहना है कि 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष जो अनुच्छेद थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया कि 26 नवंबर 1949 को ही पूरे संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसका प्रश्न मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर आप जरूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को और उसी दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक, पिता की संज्ञा दी जाती है और इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है स्वीकृति प्रदान की गई और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकृत किया गया। ये सब जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, प्रयास ये किया गया कि सभी वर्ग को इसमें जो है स्थान जो है दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये समितियों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए। प्रारूप समिति के सदस्यों को जो है आप देख सकते हैं, मूल के बाद 2 चेंजेस हो गए। BL मित्र जो थे उनकी जगह N माधवराव आ गए और DP खेतान के जगह TT कृष्णाचारी इसमें आ गए, 2 परिवर्तन। संविधान सभा के चरण को हमने देखा, इसको विस्तार से पढ़ा और हमने संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। ये सब जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान बनाने की प्रक्रिया, इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आप देख रहे हैं। संविधान का मूल टेक्स्ट जो हाथ से लिखा गया है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको जो है संविधान का वो दिखा रहे हैं जो लिखा गया है, ठीक है। और हमने बात की कि संविधान सभा के कई सत्र रहे, तो यहाँ पर जो है लिखा गया है। अगर आप जो है 24 जनवरी को जो एक बैठक हुई थी उसे भी अगर आप एक सत्र माने तो संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए थे। अगर आप उसे छोड़ते हैं तो कुल 11 हुए थे, यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है।